हेलो बच्चों। आज के सेशन में बच्चे हम 4 चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि इन चैप्टर्स के ना बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े बहुत क्लियर हो हमें। 4 चैप्टर्स कौन से हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इन 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे ताकि थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इन चैप्टर्स के क्लियर हो। बिना रुके शुरू करते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन। Two concave lenses A and B, each of focal length 8 cm, are arranged coaxially 16 cm. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। और दोनों कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। पहले लिख लेते हैं। दोनों की फोकल लेंथ हमें दी हुई है -8 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? दोनों कॉन्केव लेंसेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट P is placed at a distance of 4 cm from lens A. इसका डायग्रामेटिक व्यू थोड़ा समझते हैं हम। देखो, पहला लेंस और दूसरा लेंस। पहले लेंस से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो पहले वाले लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। फॉर फर्स्ट लेंस U की वैल्यू हमें दे दी -4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो दी ही हुई है 8 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो हम आगे यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। फाइनल इमेज कौन फॉर्म करेगा? दूसरे वाला लेंस। तो इसमें दो चीजें देखो। पहली चीज, जब रेज ऑफ लाइट निकली तो इन रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करा पहले वाले लेंस ने, क्योंकि कॉनकेव है। कॉनकेव क्या करता है? डाइवर्ज ही तो करता है। लेकिन ये डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट जो है वो आगे जाके कहीं मीट नहीं करने वाली। तो हम क्या करेंगे? इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाएंगे। इन रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाएंगे ताकि इसकी इमेज फॉर्म हो सके। कहां पर फॉर्म हुई इसकी इमेज? P' वाले पॉइंट पे। तो हम एक काम करते हैं, पहले वाले लेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, तो फर्स्ट लेंस का इमेज डिस्टेंस जो है वो हम निकालते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 1/-8, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया -4, फोकल लेंथ दी हुई है -8। माइनस माइनस प्लस, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं -1/4। अगर आप ऐसा करोगे तो v की वैल्यू सीधा आ जाएगी -8/3 सेंटीमीटर। मतलब पहले वाले लेंस से कितने डिस्टेंस पर इमेज बन रही है? -8/3 सेंटीमीटर। और दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें? 16 सेंटीमीटर। दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ हमें 16 सेंटीमीटर। तो फॉर सेकंड लेंस, दूसरे वाले लेंस के लिए अगर हम देखेंगे तो टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड लेंस विल बी -8/3 -16। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो इट इज -56/3 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना होगा? देखो, हम क्या करेंगे, दूसरा लेंस भी रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज ही करेगा। तो मान लेते हैं इसने रेज ऑफ लाइट को कुछ इस तरीके से डाइवर्ज कर दिया, तो हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि रेज ऑफ लाइट आगे की तरफ तो मीट नहीं करने वाली। पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जहां पर ये मीट कर गई, मतलब यहां पर क्यू पॉइंट पे, वहां पर फाइनल इमेज बन जाएगी फ्रॉम द सेकेंड लेंस। लेकिन इसके लिए एक और काम है। जो फर्स्ट वाला लेंस इमेज बना रहा है वो सेकंड वाला लेंस क्या करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेगा। तो फॉर सेकंड लेंस U की वैल्यू तो हमने ले ली -56/3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें दी हुई है -8 सेंटीमीटर। तो इसका फाइनल इमेज डिस्टेंस निकाल देते हैं। इसका फाइनल इमेज डिस्टेंस निकाल देते हैं using the lens formula। 1/v - 1/u = 1/f।
u अगर -56/3 है तो 1/u कितना होगा, सीधा पुट कर दें, 3/56 वो भी नेगेटिव का, इक्वल्स टू 1/-8, माइनस माइनस प्लस उधर जाके दोबारा नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू 1/8 -3/56। टेक एलसीएम, -7 -3, अगर आप फाइनल निकालोगे तो इट इज -5.6 सेंटीमीटर। अगर आप फाइनल इमेज डिस्टेंस निकालोगे तो इट विल बी -5.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड लेंस। फाइनल इमेज की पोजीशन तो आ गई है, पोजीशन वाला काम हो गया, नेचर वाला काम रहता है। अब नेचर कौन पता लगाता है, ये नेगेटिव साइन। V नेगेटिव का मतलब है कि फाइनल इमेज सेकेंड वाले लेंस के लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो रही है, और कोई इमेज लेंस के लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म होती है तो कौन सी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। कुछ नहीं करना, लेंस में V के आगे नेगेटिव साइन वर्चुअल इरेक्ट, V के आगे पॉजिटिव साइन रियल इन्वर्टेड, दूसरी तरफ फॉर्म होगी। दूसरा क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट plot a graph showing the variation of fringe width versus the distance of the screen from the plane of the slits। distance of the screen from the plane of the slit क्या लेते हैं हम, कैपिटल D। keeping the other parameter same, what does the slope of the curve mean। चलो हमें बीटा और डी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, वर्सेस बीटा और डी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, और इसका स्लोप निकाल के इनको बताना है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है स्लोप का। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। कीपिंग द अदर पैरामीटर कांस्टेंट का मतलब है कि अगर हम लैम्डा और डी को कांस्टेंट रखें तो बीटा क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। जब भी दो चीजें डायरेक्ट रिलेशन में होती हैं कैसा ग्राफ बनाती हैं, स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप बीटा और डी का ग्राफ बनाओगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा इनका स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप का बच्चे सीधा सीधा मतलब होता है tan थीटा, मतलब चेंज इन y एक्सेस अपॉन में चेंज इन x एक्सेस। चेंज इन y एक्सेस इज डेल्टा b और चेंज इन x एक्सेस विल बी डेल्टा d। अब इसका स्लोप हमें क्या देगा कि अगर हम देखो, पहली चीज तो ये समझो कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी, डिस्टेंस घटाएंगे तो फ्रिंज विड्थ भी घट जाएगी। अब कई बच्चों को पता ही नहीं है कि कैपिटल डी का मतलब क्या है, तो कैपिटल डी का सीधा सीधा बच्चा ये मतलब है ये डिस्टेंस, डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो अगर आप डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हो तो बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगी और चौड़ी विड्थ फॉर्म होगी, और चौड़ी विड्थ की फ्रिंजेस फॉर्म होगी। और अगर आप डी को कम कर देते हो तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब सीधा स्लोप हमें क्या दे रहा है कि अगर मैं यूनिट डिस्टेंस बढ़ाता हूं तो कितनी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाती है, और यूनिट डिस्टेंस दोनों के बीच का कम कर देता हूं, यूनिट मतलब 1 यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट डिस्टेंस कम कर देता हूं तो फ्रिंज विड्थ कितनी कम हो जाएगी, कितनी कम चौड़ी फ्रिंजेस फॉर्म होगी, ये हमें स्लोप दे देगा। मोर ओवर एक और चीज हम लिख सकते हैं कि अगर हम इनकी रेशो निकालें, यहां से बीटा अपॉन डी की रेशो निकालें तो बीटा अपॉन डी वुड बी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में डी। तो हम इस स्लोप से, क्योंकि यही तो है y एक्सेस अपॉन में x एक्सेस, स्लोप से हम लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जब तक हमें d की वैल्यू देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 rays of light, red, green, blue, are incident on the face AB of the right angled prism। right angled prism का मतलब है, right angled prism का मतलब है कि हमें ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है और सिंप्लीफिकेशन के लिए एंगल 45 डिग्री भी दे दिया। डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है, हम डायग्राम बनाते हैं थोड़ा बड़ा। ये 3 रेज ऑफ लाइट है, 3 रेज ऑफ लाइट है, एक है रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड वाली रेड से बना देते हैं, ग्रीन वाली ग्रीन से बना देते हैं, और ब्लू वाली ब्लू से बना देते हैं। ये 3 रेज ऑफ लाइट है।
ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.39, ग्रीन लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.44 और ब्लू लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.47। एक और चीज नोटिस करो बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप कम हो जाएगा। किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है? रेड लाइट की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप इन्होंने कम दे दिया है। ठीक है। विच वन ऑफ द थ्री रेज विल एमर्ज आउट ऑफ द प्रिज्म, कौन सी रे ऑफ लाइट प्रिज्म के बाहर निकलेगी, प्रिज्म के बाहर निकलेगी, वो हमें बताना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सी रे ऑफ लाइट प्रिज्म के बाहर निकलेगी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में नहीं जाने वाली? ठीक है, तो हमने यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन लगानी है। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जाएगी वो इमर्ज नहीं होगी, जो नहीं जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, करें चलो। कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के। लेकिन हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नहीं पता, निकालो। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे। पहले देखो, अगर हम पहले फेज से देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है 0 डिग्री पहले फेज से। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और है, क्योंकि हमें फेस AC से पूछा गया है, तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फेस AC से ले रहे हैं हम। ठीक है, बट यहां पर देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो रिफ्रैक्शन का एंगल भी 0 डिग्री होगा, तो ये सीधी रे ऑफ लाइट निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। एक और काम करते हैं, यहां से हम नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरे फेस AC से अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, कितना होगा बेटा? देखो ये 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। 90 डिग्री बनाने के लिए नीचे वाला भी 45, तो कि टोटल 90 डिग्री बन जाए। नॉर्मल है ना, टोटल 90 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45 डिग्री। यहां पे लिख दे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45 डिग्री फेस AC का, AC फेस का। दूसरी कंडीशन ये होती है कि रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जो कि कर रही है। बाहर एयर प्रेजेंट होगी और अंदर क्या है? ग्लास। डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है, तभी हमें देखना है कौन सी रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जाएगी। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में नहीं जाएगी वो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। दोनों तरफ साइन लगा दो। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री दिया हुआ है, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नहीं पता तो हमें एक और रिलेशन बता बेटा, देखो म्यू, यहां लिख दें, म्यू इक्वल्स टू 1/sin c। तो अगर हम साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन 45 डिग्री इज 1/√2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या फिर रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड करोगे तो म्यू जो है वो ग्रेटर देन आ जाएगा √2। ये क्या निकला? देखो क्या निकला, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जिस लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा होगा, मतलब जिस लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से ज्यादा होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जाएगी, और जिस लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में नहीं जाएगी, तो क्या होगा? बाहर निकल जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। कौन सी लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज्यादा है? ग्रीन लाइट का एंड ब्लू लाइट का। तो ये जाएंगी सीधा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। और तो रेड लाइट का क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.41 से कम है, कंडीशन मैच नहीं हो रही तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो ये बाहर निकल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सी रे ऑफ लाइट बाहर निकली? रेड लाइट, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the width of each slit to obtain 10 maxima of double slit interference pattern
विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। चलो इसमें दो एक्सपेरिमेंट एक ही क्वेश्चन में आ गया, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और डबल स्लिट इंटरफेरेंस। अब हमने क्या करा होगा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा होगा और उसके अंदर सेंट्रल ब्राइट बैंड बनाया होगा। लेट्स से ये विड्थ है सेंट्रल ब्राइट बैंड की, मैंने बहुत चौड़ी बनाई है, ठीक है। तो इसकी एंगुलर विड्थ जो है, देखो क्या ले रहे हैं हम, ये थीटा, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होगी, 2 थीटा इक्वल्स टू लैम्डा ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन में, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो कि हमने जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा तो उसके अंदर कितने मैक्सिमा फॉर्म हुए, 10 मैक्सिमा फॉर्म हुए। तो ये 10 के 10 मैक्सिमा जो फॉर्म हुए इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेंट्रल ब्राइट बैंड के अंदर बन जाए। टोटल 10 हो गए। तो अगर 10 मैक्सिमा सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर आ रहे हैं, तो दोनों की एंगुलर विड्थ क्या रहेगी, दोनों की एंगुलर विड्थ सेम रहेगी। ये पूरा एंगल और पहले वाला पूरा एंगल वुड बी सेम। तो सेंट्रल मैक्सिमा, सॉरी, एंगुलर विड्थ ऑफ 10 मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ 10 मैक्सिमा इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डीएससी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कितना होगा, 2 थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन में d। तो अगर हमने 10 मैक्सिमा की निकालनी है, अगर हमने 10 मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ निकालनी है, तो इट वुड बी, n की वैल्यू हम यहां पे क्या रख देंगे, n की वैल्यू ले लेते हैं 10, ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ थीटा कितना बन जाएगा, 10 लैम्डा बाय डी। ये एंगुलर विड्थ और दूसरी वाली डबल स्लिट एंगुलर विड्थ दोनों इक्वल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि उसके अंदर ही तो आनी चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन में a इक्वल्स टू 10 लैम्डा अपॉन में d, कट गए। 1 अपॉन a क्या बचा, 5 बाय d, रेसिप्रोकेट कर दोगे तो विड्थ ऑफ ईच स्लिट कितनी आई, d बाय 5। अब कई बुक्स में बच्चा क्या दिया होता है, यहाँ पे d की वैल्यू ना कई बुक्स में 1 mm अपने आप ही ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने के लिए कि अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 1 mm रखते हैं, तो उनमें विड्थ ऑफ ईच स्लिट कितनी होनी चाहिए, 0.2 mm, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने के लिए। और क्वेश्चन में नहीं दिया होता, ना इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स को 1 mm लेना है नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने के लिए लेते हैं, ठीक है, बाकी और कोई काम नहीं है इसका। चलो, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहली बात तो बच्चे ये नोटिस करो कि इसमें बाय कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस नहीं बोला हुआ। डिफरेंस क्या है दोनों में, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम होता है। लेकिन बाय कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 लेते हैं। फिलहाल अभी इसमें जरूरत नहीं है, बट हम आगे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें यूज करेंगे। पहले वाला फोकस इतने डिस्टेंस पे है और दूसरे वाला फोकस भी इतने ही डिस्टेंस पे होगा। इसकी फोकल लेंथ को हम ले लेते हैं f, मतलब ये डिस्टेंस अगर f है तो ये वाला डिस्टेंस भी f ही होगा। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकल लेंथ इज x1। इस वाली फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x1। और ऐसे ही दूसरे फोकस से इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x2। दूसरे फोकस से इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x1। तो वही बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव ले लेंगे, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रख देंगे और अपने आप ही हमें हमारा फोकल लेंथ मिल जाएगा।
तो u हमने रख दिया नेगेटिव ऑफ x1 प्लस एफ और v हमने रख दिया x2 प्लस एफ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या करना है, लेंस फॉर्मूला यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या करना है, लेंस फॉर्मूला यूज करना है और f की वैल्यू निकालनी है यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v। चलो ठीक है, माइनस माइनस प्लस एलसीएम ले लो और बीच में यहां पर मैं सीधा प्लस का साइन लगा दूंगा, यहां पे ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गए, x2 प्लस एफ इक्वल्स टू 1/f। तो ये हो जाएगा x1 प्लस एफ प्लस x2 प्लस एफ। मैंने पहले ही बोला था नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डायरेक्टली पॉजिटिव साइन लगा दिया। आगे अगर आप नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x1 x2, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस ट्वाइस ऑफ f अपॉन में x1 x2 प्लस x1 प्लस x2 इंटू में f प्लस f का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, तो f का स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 इंटू में f प्लस x1 x2 इक्वल्स टू, ये f उधर जाके मल्टीप्लाई होगा इन दो टर्म से, पहली टर्म दूसरी टर्म, तो x1 प्लस x2 इंटू में f प्लस f का स्क्वायर। दो टर्म्स कट रही हैं यहां से, देखो यहां से दो टर्म्स कट रही हैं और सिंपल बना रही है इस आंसर को। तो ये हो गया f का स्क्वायर उधर जाएगा 2f स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर इज f का स्क्वायर, ये f स्क्वायर और ये 2f स्क्वायर सॉल्व करोगे तो इट इज f स्क्वायर इक्वल्स टू x1 x2 बचेगा, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा और फोकल लेंथ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू में x2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू में x2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a lens of refractive index mu becomes a lens of focal length f dash when immersed in liquid। अगर हम किसी लिक्विड में एक बाय कॉन्वेक्स लेंस इमर्स करते हैं तो पहली बात उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। इस क्वेश्चन के हिसाब से भी दिख रहा है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कम हो गया, तो ये वाली क्वांटिटी जो है ये जरूर ध्यान रखना बेटा। अगर हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं ना जिसका अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो फोकल लेंथ कम ही होनी है। तो यहां पर देखो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, सॉरी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन में देखेंगे बाकी हम। पहले हम इन एयर की बात करते हैं। इन एयर 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, दूसरी चीज हमेशा याद रखनी बच्चे, जब भी आप एक कॉन्वेक्स लेंस को किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हो तो एक चीज याद रखनी, फोकल लेंथ तो चेंज होगी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, लेकिन 1/r1 माइनस 1/r2 वाली क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये वाली चीज निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स टू 1/f म्यू माइनस 1। जब किसी लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया हमने, व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड, व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड, तो नई वाली फोकल लेंथ विल बिकम, पहले वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, दूसरे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। जो बाहर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा नीचे आता है। देखो जब एयर की बात करी होगी हमने तो यहां पे म्यू ए रखा होगा हमने, अब म्यू ए की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो आपने अभी यहां पर म्यू अपॉन में 1 आ गया ना, तो इसलिए हम लिखते भी नहीं है इस फॉर्मूले में। जब हम एयर की बात करते हैं तो इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर 1 लिखते भी नहीं है। -1
1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन में R2, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू डैश इंटू में 1 अपॉन एफ इंटू म्यू माइनस 1। तो 1 अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन में एफ म्यू डैश म्यू माइनस 1। बस रेसिप्रोकेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो एफ डैश इक्वल्स टू आ जाएगा एफ म्यू डैश म्यू माइनस 1 अपॉन में म्यू माइनस म्यू डैश। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। बच्चे कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन का ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस क्या, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसके दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू सेम है, लेकिन एक को पॉजिटिव लेना है क्योंकि इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा, इसका लेफ्ट साइड होगा, और इसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। जब हम इसे एक वर्टिकल कट देंगे और हॉरिजॉन्टल कट देंगे तो दोनों केसेस में फोकल लेंथ की वैल्यू क्या चेंज होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो दो चीजें हमेशा याद रखनी है, अगर हम वर्टिकल कट देते हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है, अगर हम हॉरिजॉन्टल कट देते हैं तो नो चेंज इन फोकल लेंथ। ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है। क्यों, देखो पूरा हम डिराइव करते हैं फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। चलो, जब हमने वर्टिकल कट नहीं दिया तो लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन में R2। R1 की वैल्यू हम रख देते हैं प्लस R और R2 की वैल्यू रख देते हैं माइनस R। पुट करोगे तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू माइनस 1 2 अपॉन में R। यहां से म्यू माइनस 1 की वैल्यू निकाल देते हैं यार, ज्यादा सिंपल हो जाएगा, R अपॉन में 2F, R उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 उधर जाके डिवाइड। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। जब हमने वर्टिकल कट दिया क्या चेंज हुआ, देखो जब हमने वर्टिकल कट दिया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R ही रहा, सॉरी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R ही रहा, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि प्लेन सरफेस है तो हम माइनस इंफिनिटी ले लेते हैं। इंफिनिटी लो माइनस इंफिनिटी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नई वाली फोकल लेंथ विल बी म्यू माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। म्यू माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दें, R अपॉन में ट्वाइस ऑफ F इनटू में 1 अपॉन R। अगर हम R से R कट कर दें और रेसिप्रोकेट कर दें तो F डैश की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ F। पुरानी वाली फोकल लेंथ पुट कर देंगे तो इट इज 2 इंटू 50 30 सेंटीमीटर। तो नई वाली फोकल लेंथ देखो कितनी हो गई, डबल ऑफ पुरानी वाली फोकल लेंथ। जब हम वर्टिकल कट देंगे तो फोकल लेंथ विल बिकम ट्वाइस, लेकिन यहां पर अगर हमने हॉरिजॉन्टल कट दिया हुआ है तो नो चेंज इन फोकल लेंथ। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, इमेज पूरी बनेगी उसमें, इसमें इमेज पूरी बनेगी, 10th क्लास का क्वेश्चन है। इमेज पूरी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस और इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, जो इमेज है वो कम ब्राइट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिगर शोज अ मॉडिफाइड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो सोर्स है वो हम सेंट्रल लाइन पे लेते हैं। सेंट्रल लाइन पे लेने से क्या होता है कि ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस S1 से S2 से इक्वल हो जाता है, वो आपस में कैंसिल आउट होता है। अभी हम करेंगे डिस्कस। तो सिर्फ पार्ट डिफरेंस क्या रह जाता है, ये और ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पार्ट डिफरेंस रह जाता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं। जो सोर्स है वो सेंट्रल लाइन से ऊपर दिया गया है, जो सोर्स है वो सेंट्रल लाइन से ऊपर दिया गया है। और यहां कहीं पे हम ले लेते हैं इमेज या कोई फ्रिंज बन रही होगी। ठीक है, लेट्स से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इसमें पाथ डिफरेंस अगर हम निकाल लेंगे, अब पाथ डिफरेंस कितना आएगा,
SS2, ये पूरा डिस्टेंस और ऊपर वाला पूरा डिस्टेंस का डिफरेंस विल बिकम द पाथ डिफरेंस. नीचे वाला पूरा डिस्टेंस विल बी SS2 प्लस S2P. ऊपर वाला पूरा डिस्टेंस विल बी SS1 प्लस S1P. दोनों के बीच का डिफरेंस विल बिकम द पाथ डिफरेंस. तो अब नया पाथ डिफरेंस क्या बन रहा है, SS2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, डिफरेंस देखो बेटा दिया हुआ है, SS2 प्लस S2P माइनस SS1 माइनस S1P. इसको और इसको इकट्ठा ले रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंस दिया हुआ है. तो पार्ट डिफरेंस वुड बी लैम्डा बाय 4 प्लस S2P माइनस S1P. अब देखो, अगर ये पार्ट डिफरेंस n लैम्डा हुआ तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगी. अगर ये पार्ट डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. पहला क्वेश्चन ये पूछा है, स्टेट द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है. तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा. और पार्ट डिफरेंस है क्या हमारा, लैम्डा बाय 4 प्लस S2P माइनस S1P. ठीक है, चलो. और इसको इधर लेकर जाएंगे तो S2P माइनस S1P इक्वल्स टू कितना आता है, n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4. ये इधर आके माइनस हो गया होगा. लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो S2P माइनस S1P विल बी इक्वल्स टू लैम्डा. अगर हम कॉमन ले ले तो n माइनस वन बाय 4 बचेगा. ठीक है. और अगर आप नॉर्मल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखोगे ना, या फिर इसी में भी बात कर सकते हैं, तो S2P माइनस S1P ये वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको हम ले सकते हैं XN D अपॉन में कैपिटल D. XN याद है, XN जो है वो सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितने डिस्टेंस पे वो बैंड बन रहा होगा, ब्राइट या डार्क, वो डिस्टेंस कहलाता है. इक्वल्स टू लैम्डा n माइनस 1 बाय 4. अगर हम xn की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी लैम्डा ब्रैकेट में n माइनस 1 बाय 4 कैपिटल D बाय स्मॉल d. ये हमारा आ गया. पहले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या आई, ये वाली, कि S2P माइनस S1P होना चाहिए लैम्डा n माइनस 1 बाय 4, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इतना होना चाहिए कोई भी ब्राइट बैंड का. ठीक है, चलो. और अगर हम डार्क बैंड की बात करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, तो यही पार्ट डिफरेंस जो हमने निकाला है, यही पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू, डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2. और हमारा कितना आया था पार्ट डिफरेंस, लैम्डा बाय 4 प्लस S2P माइनस S1P. तो अगर आप इसको इधर ले जाके माइनस कर दोगे तो S2P माइनस S1P वुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2. लैम्डा बाय 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा. क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा बाय 2. तो S2P माइनस S1P इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, दोनों में से कॉमन आ गया, 2n माइनस 1 माइनस 1 बाय 2. तो S2P माइनस S1P इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, 2n माइनस 3 बाय 2. ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है. दूसरी चीज, इसकी बजाय दोबारा से ये पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा xn. अब ये xn क्या है, डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज हो रही है, तो डिस्टेंस ऑफ डार्क बैंड, nth डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम. ठीक है, स्मॉल d अपॉन में कैपिटल D. तो xn की वैल्यू आ जाएगी यहां से लैम्डा बाय 2 स्मॉल कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d,
2n माइनस 3/2। ये आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, आप ये दोनों को भी कंडीशंस के बेसिस पे आप ले सकते हो, या फिर इनको भी हम कंडीशन के बेसिस पे ले सकते हैं कि ये डिफरेंसेस जो हैं इतने होंगे तो अपने आप ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज हो जाएगी। दूसरा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ बच्चे सेम ही आती है, चाहे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ले या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ले, फ्रिंज विड्थ हमेशा सेम ही आएगी। तो इसमें फ्रिंज विड्थ कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसमें फ्रिंज विड्थ कैसे निकाल सकते हैं। फ्रिंज विड्थ का बेसिक फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू xn माइनस xn-1। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम, xn माइनस xn-1। तो ये चीज उठाओ xn, यहां पर n एक बार आ जाएगा लैम्डा अपॉन में लैम्डा इंटू n-1/4 इंटू में कैपिटल D बाय स्मॉल d, माइनस n की बजाय क्या पुट कर देंगे n-1, तो लैम्डा n-1 -1/4 इंटू में कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। अंदर बचेगा n-1/4 और यहां पर -n-5/4। नेगेटिव साइन अंदर लेकर जाओ, n-1/4 माइनस n प्लस 5/4, n से n गया तो बीटा की वैल्यू -1/4 प्लस 5/4 वुड बी 4/4 विच इज 1 अगेन। तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। बेटा सिंपल सी बात है, सेंट्रल फ्रिंज के लिए ये वाला डिस्टेंस जो है ब्राइट बैंड का 0 हो जाता है। तो यहां पर सिंपली हम ले लेते हैं n की वैल्यू 0 ले लो, यहां पर n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगी। अच्छा अब क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे नहीं फॉर्म हो रही होगी, पहली बात तो कहीं और शिफ्ट हो गई होगी, नीचे की तरफ गई होगी या फिर ऊपर की तरफ गई होगी, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, चलो अगर हम इसमें इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, तो हमारे पास पोजीशन आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा। तो हो जाएगा लैम्डा ब्रैकेट में 0 माइनस 1/4 कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा कितना होगा, माइनस लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 4d। इतने डिस्टेंस, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब सेंट्रल लाइन से इतना नीचे शिफ्ट हो गया होगा सेंट्रल मैक्सिमा, अब सेंट्रल लाइन पे नहीं बन रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The angular width of central maxima in Fraunhofer diffraction pattern of a slit is measured। ठीक है जी, एंगुलर विड्थ हमने मेजर करी, एंगुलर विड्थ हमने मेजर करी सेंट्रल मैक्सिमा की। The slit is illuminated by the light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम। पहली वेवलेंथ हमने क्या ली, 6000 एंगस्ट्रॉम ली, और जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा उसकी सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ ऑब्जर्व करी। ठीक है, लेट कर लेते हैं पहली वाली वेवलेंथ के लिए एंगुलर विड्थ क्या है, θ1। आगे कह रहे हैं व्हेन द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ अनदर वेवलेंथ। हमें नहीं पता, पूरे आगे क्वेश्चन में वेवलेंथ दी नहीं हुई, तो हम उस वेवलेंथ को λ2 ले लेते हैं। ठीक है, दिया नहीं हुआ हमें वैल्यू। हाँ जी, when the light is illuminated by light when the slit is illuminated by light of another wavelength, the angular width decreases by 30%। अब जो नई वाली एंगुलर विड्थ बनी ना बच्चे, वो पहली वाली से 30% कितनी हो गई, रिड्यूस हो गई। तो बचेगी कितनी, 70% बचेगी। तो यहां से θ2 अपॉन θ1 की रेशियो निकाल देते हैं, 70 अपॉन में 100 इंटू में θ1, θ2 अपॉन में θ1 वुड बी 7/10। अब एक और चीज देखो, अगर आप सेंट्रल ब्राइट बैंड की एंगुलर विड्थ निकालोगे तो इट इज 2θ इक्वल्स टू 2λ अपॉन में ही होता है। इसका मतलब θ और λ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, मतलब θ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ। तो हम इन दोनों की रेशियो भी तो ले सकते हैं,
इसका मतलब θ2 अपॉन θ1 वुड बी इक्वल्स टू λ2 अपॉन में λ1, क्योंकि रेशो लेंगे तो a से a तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। और θ2 अपॉन θ1 तो हमने निकाल लिया 7/10 है। λ2 हमें पता नहीं, λ1 हमें पता है 6000 आंगस्ट्रॉन्ग है, तो यहां से λ2 की वैल्यू आ जाएगी 4200 आंगस्ट्रॉन्ग, अगर आप उसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट, हो गया। द सेम डिक्रीज इन द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ओरिजिनल एपरेटस, जब ये दोनों वैल्यूज ली थी हमने, ओरिजिनल एपरेटस इज इमर्ज इन लिक्विड, मतलब ओरिजिनल एपरेटस को अगर हमने लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया तो सेम तरीके की विड्थ डिक्रीज होती है। हाँ, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो पहले एयर में थी तो μ1 हम क्या ले लेंगे 1, μ2 हमने निकालना है कि किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड के अंदर हमने उस पूरे पैटर्न को, पूरे अपरेटस को इमर्ज करा होगा, ठीक है। तो एक और चीज देखो, थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ये तो हमने देख लिया, सॉरी, थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो अगर हम थीटा और म्यू के बीच में रिलेशन देखें, θ2 अपॉन θ1 इक्वल्स टू होता है μ1 अपॉन μ2, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, 7/10 इक्वल्स टू μ1 की वैल्यू 1 है, μ2 की वैल्यू हमें निकालनी है, रेसिप्रोकेट कर दो दोनों तरफ, तो μ2 की वैल्यू आ जाएगी 7/10, मतलब 0.7। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, खत्म। Figure shows a ray of light, figure ही नहीं दी, figure shows a ray of light falling normally on the face AB of an equilateral glass prism having refractive index 3/2। ले लेते हैं, चलो ये फिगर है A, B और C। एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल कर रही है 90 डिग्री, तो यहां पे बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अंदर भी 0 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 0 डिग्री। तो रे ऑफ लाइट अब भी फिलहाल कुछ इस तरीके से जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे कितना है 0 डिग्री पहले वाले फेज के लिए, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 3/2। अच्छा, इस पूरे अपरेटस को हमने वाटर के अंदर रखा हुआ है, इसका मतलब आगे वाले फेस में ना क्या होगा, आगे वाले फेस में कोई लिक्विड होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 दिया हुआ है। विल दिस रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द फेस AC? जैसे ही ये रे ऑफ लाइट सेकेंड वाले फेस को स्ट्राइक करेगी, क्या इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी, ये हमें पता लगाना है। और हमें दिया हुआ है इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। दूसरी चीज देखो, पहले तो ये पता लगाया जाए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री का होगा सेकेंड वाले फेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बच्चे हम कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, हम क्या करेंगे, सिर्फ ये चेक करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है या नहीं है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ हाँ जी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, नहीं हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। यही चेक करना है हमने। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें मिल गया 60 डिग्री, ठीक है। क्रिटिकल एंगल कितना है ये नहीं पता बस हमें। अब क्रिटिकल एंगल के लिए देखो, पहली चीज तो ये ऑब्जर्व करो कि क्या रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है कि नहीं जा रही है। क्वेश्चन ही एवं दे रहे हैं, ग्लास 3/2 4/3, तो डेंसर से रेयर मीडियम तो जा रही है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा निकलेगा, ये कम है, जा रही है। तो अगर डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे। अब यहां पर ना बाहर एयर नहीं है, कोई और डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम चेंज, सॉरी रेयर मीडियम कोई और है, रेयर मीडियम चेंज कर दिया, तो हम इसका क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे।
इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन सी। यहां पर हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करा है, ठीक है। म्यू डी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, रेयर मीडियम का है 4/3 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। तो 1 अपॉन साइन सी कितना आ गया 9/8। तो अगर आप साइन सी की वैल्यू निकालोगे इट वुड बी 8/9, मतलब 0.8888 निकलता रहेगा आई गेस, हाँ 0.888 निकलता रहेगा, इट वुड बी 0.89, राउंड ऑफ करके हम ले लेते हैं 0.89। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये कंडीशन फॉलो होगी तभी रे ऑफ लाइट दूसरे वाले फेस से क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज करेगी, नहीं तो भूल जाओ। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो इट इज 60 डिग्री, साइन सी कितना है 0.89, तो साइन 60 कितना होता है √3/2। अगर आप √3/2 को निकालोगे तो 1.73 अपॉन में 2 शुड बी ग्रेटर देन 0.89। देखना है कि ये ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है। तो अगर इसको पॉइंट में निकालोगे तो 0.866 इज ग्रेटर देन 0.89, जो कि क्या है, जो कि है फॉल्स। तो कंडीशन मैच नहीं हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल नहीं मिल रहा है, तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्या होगा, रे ऑफ लाइट आगे की तरफ इमर्ज कर जाएगी। जस्टिफाई योर आंसर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है स्क्रीन के ऊपर, के। टोटल इंटेंसिटी के है, ये भी ध्यान रखना। फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4 और λ/3। क्या निकालना है, वो तब इंटेंसिटी निकालनी है जब पाथ डिफरेंस λ/4 का है और पाथ डिफरेंस λ/3 का है। ठीक है, शुरू करें। पहले देखो, पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल इंटेंसिटी का, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। अब जब पाथ डिफरेंस लैम्डा दिया हुआ है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, कि पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू λ/2π इनटू में फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमें दिया हुआ है लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू λ/2π फेज डिफरेंस, लैम्डा से लैम्डा गया, फेज डिफरेंस कितना आ गया 2π। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू हम यहां पे 2π पुट कर देंगे। एक और चीज यहां पर लेट करनी पड़ेगी कि दोनों स्लिट में से जो इंटेंसिटीज ऑफ वेव्स निकल रही हैं वो आपस में इक्वल हैं। ये लेट इस क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। तो इसकी इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी के दी हुई है, आई की जगह हम पुट कर देंगे के, I0 प्लस I0 प्लस 2√I0 cos 2π। करें आगे, k इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ I0 इक्वल्स टू प्लस I0 इंटू I0 का स्क्वायर रूट कट गया, cos 2π, cos 0 इज 1 तो cos 2π इज ऑल्सो 1। तो यहां से अगर आप I0 की वैल्यू निकालोगे तो इट वुड बी k/4। मतलब आगे क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो I0 की वैल्यू क्या पुट करनी है, k/4। अब जब पहले पार्ट में पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है, पार्ट डिफरेंस λ/4 दिया हुआ है, तो फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, सीधा निकाल दो। फेज डिफरेंस इज 2π अपॉन में लैम्डा इंटू में पार्ट डिफरेंस, 2π अपॉन में लैम्डा इंटू में λ/4, तो फेज डिफरेंस आ गया π/2 का। करें पुट करें, तो ये इंटेंसिटी हमें टोटल इंटेंसिटी निकालनी है, I0 प्लस 2√I0 इंटू I0 cos फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की वैल्यू बच्चे क्या पुट कर देंगे, λ/2। तो यहां पर आ जाएगा I इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ I0, कॉमन ले लिया दोनों में से, अंदर बचेगा 1 प्लस cos इंटू में π/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे ये आएगा 2I0 हमने कॉमन ले लिया, तो इट इज I0 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, k/4। यहां पर आ जाएगा cos π/2 इज 0,
1, तो आई की वैल्यू आ गई k/2। मतलब अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो पहली वाली इंटेंसिटी से आधी हो जाएगी, नेक्स्ट दूसरा पार्ट। अब पार्ट डिफरेंस कितना दिया हुआ है, λ/3, तो फेज डिफरेंस यही फॉर्मूला लगाओ, 2 अपॉन में लैम्डा इंटू में पार्ट डिफरेंस λ/3, तो ये हो गया फेज डिफरेंस इज 2π/3। तो मैं सीधा बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2I0 कॉमन ले लिया होगा, 1 प्लस कॉस 2π/3। कॉस 2π/3 को हम कॉस पाई माइनस π/3 भी लिख सकते हैं, जो कि आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में जहां पर कॉस नेगेटिव होता है। तो I इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ I0, 1 प्लस -1/2, क्योंकि cos 2π/3 इज नेगेटिव ऑफ cos π/3 विच इज -1/2। सीधा वैल्यू पुट कर दी, 1 -1/2 1/2। I इक्वल्स टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ I0 की वैल्यू पुट कर देंगे k/4 इंटू में 1/2, 2 से 2 गया, I इक्वल्स टू I0 इक्वल्स टू k/4। अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो पहली वाली रिजल्टेंट इंटेंसिटी से 1/4 हो गई। ठीक है, पहली वाली रिजल्टेंट इंटेंसिटी से क्या हो गई पहली वाली रिजल्टेंट इंटेंसिटी से 1/4 हो चुकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the effect on the interference fringes in Young's double slit experiment due to each of the following? Monochromatic light को हमने replace कर दिया by another monochromatic light of shorter wavelength। सीधा फॉर्मूला यूज करो बच्चे, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। तो अगर हमने वेवलेंथ डिक्रीज कर दी है तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, इंटरफेरेंस पैटर्न में डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। अगर हम सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर वाली लाइट को रिप्लेस कर देते हैं व्हाइट लाइट जिसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो 2 फॉर्मूले लगेंगे इसमें, बीटा इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उस लाइट की फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसकी फ्रिंजेस, रेड कलर वाली फ्रिंजेस ज्यादा चौड़ी बनेगी। ठीक है, और ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती, सॉरी वायलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है तो उसकी फ्रिंज विड्थ भी कम होगी। एक तो ये हमें पता चल गया, जिसकी वेवलेंथ मतलब रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा तो ज्यादा चौड़ी फ्रिंजेस बनेगी रेड लाइट की, और वायलेट लाइट की वेवलेंथ कम तो उसकी कम चौड़ी इमेज बनेगी, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। एक और चीज, कौन सी फ्रिंज पहले आएगी आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा, वायलेट लाइट की या फिर रेड लाइट की, वो डिपेंड करता है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, एन लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा से ज्यादा डिस्टेंस दूर जाके बनेगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा के बिल्कुल पास बनेगी। जैसे मान लेते हैं ये हमने बनाया सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। तो पहले क्या होगा, पहले वॉयलेट कलर वाली लाइट बनेगी, पहले वॉयलेट कलर वाली फ्रिंज बनेगी, फिर उसके बाद वॉयलेट के बाद विबग्योर होता है, आई इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू कलर, फिर उसके बाद ग्रीन कलर, सॉरी हाँ ग्रीन कलर। तो ये चीज देख रहे हो, फ्रिंज विड्थ भी बन रही है, बढ़ रही है, और जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है वो दूर जा रही है, विबग्योर। फ्रिंज विड्थ दूर जाएगी तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो दूर जाके बनेगी सेंट्रल मैक्सिमा से। ये चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट, सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरानी एनसीईआरटी में दिया जाता था, अब नहीं मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन दिया जाता, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मान लेते हैं हमने ये स्क्रीन बनाई, ठीक है, ये डबल स्लिट है, और यहां पर कहीं पर हमने सोर्स स्लिट रखी हुई है जिसका साइज बहुत बड़ा है सोर्स स्लिट का। ठीक है, तो साइज ऑफ सोर्स स्लिट को हम स्मॉल एस ले लेते हैं,
और यहां से अगर हम डबल स्लिट वाले प्लेन से देख रहे हैं ना, डबल स्लिट वाले प्लेन से देख रहे हैं, तो ये कितना एंगल पे डबल स्लिट वाला प्लेन इसके ऊपर एंगल बनाता है इसके साथ, वो हमने दिखाना है। तो डबल स्लिट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं एंगुलर विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट, एंगुलर विड्थ ऑफ द सोर्स, ये वाला डिस्टेंस हम ले लेते हैं कैपिटल एस, सोर्स और डबल स्लिट के बीच का डिस्टेंस। तो ये थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, इस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, किस थीटा की वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू, ये वाला थीटा, इस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इट वुड बी स्मॉल एस अपॉन में कैपिटल एस, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। ये फॉर्मूला हमने यूज करा है निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर यहां पे कोई भी फ्रिंज बनती है तो उसकी एंगुलर विड्थ कितनी होगी, ये एंगुलर विड्थ कितनी होगी, इसको थीटा 1 ले लेते। तो वो वाली एंगुलर विड्थ हम निकाल सकते हैं, ये होता है ना फॉर्मूला बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला बन जाता है बीटा अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। तो इसकी एंगुलर विड्थ होगी लैम्डा अपॉन में डी। अब देखा जाए तो एक कंडीशन होती है ताकि हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस दिख सके, सस्टेन मतलब अच्छे तरीके का इंटरफेरेंस पैटर्न दिख सके, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि ये वाली जो एंगुलर विड्थ है शुड बी लेस देन जो फ्रिंज के साथ किसी भी कोई भी फ्रिंज बन रही होगी, चाहे ब्राइट बैंड की चाहे डार्क बैंड की, उसकी एंगुलर विड्थ से कम ही होनी चाहिए। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, गुड इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन होती है। तो मैं इसको अगर लिखूं तो एस अपॉन कैपिटल एस इज लेस देन लैम्डा अपॉन डी। अब होगा क्या, सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अगर कैपिटल एस को कम कर देंगे तो पूरी रेशो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नीचे वाली वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाएगा तो पूरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कोई एक पॉइंट आएगा जब ये पूरी वैल्यू जो है, जब ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन लैम्डा अपॉन में डी हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा, हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देगा, बल्कि क्या होगा, डार्क बैंड और ब्राइट बैंड जो है एक दूसरे को ओवरलैप करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे सारा इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सोर्स स्लिट इज, ये तो हो गया। टू कोहेरेंट सोर्सेज आर मूव्ड इनफाइनाइटली डिस्टेंस अपार्ट, मतलब दो सोर्सेज के बीच का, डबल स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो फ्रिंज विड्थ इतनी ज्यादा, उल्टा कर दिया, जब ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो फ्रिंज विड्थ इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि हमें दिखाई ही नहीं देगी, सिर्फ एक लाइन नजर आएगी। फ्रिंज विड्थ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मटेरियल्स, टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल की वायर है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, इक्वल होगी। एंड सेम रेडियस, अगर रेडियस सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से। बट लेंथ की रेशो दी हुई है हमें 2:3। लेंथ की रेशो हमें दी हुई है 2:3। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू बैटरी विच सप्लाइज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। दोनों वायर्स को हमने पैरेलल कनेक्ट करा है और बैटरी क्या कर रही है, 15 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रही है, ताकि इनमें करंट जो है वो डिवाइड हो जाए टू द रेशो इनटू डिफरेंट पार्ट, दैट इज I1 एंड I2। ये 15 एम्पियर ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 15। और वायर 1 की रेजिस्टेंस R1 ले रहे हैं, वायर 2 की रेजिस्टेंस हम R2 ले रहे हैं। दूसरी चीज बच्चे, आपको ये तो पता होगा ना कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। दैट मीन्स लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और करंट कम हो जाएगा। तो अगर हम वायर्स की करंट की रेशो निकालना चाहें इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, तो हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, I1 अपॉन I2 वुड बी इक्वल्स टू L2 अपॉन में L1। क्योंकि यहां से देखो I1 ऊपर है तो L1 कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इनवर्स रिलेशन में तो आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये लेंथ की रेशो दी हुई है 2:3, लेकिन इसको हमने उल्टा लिखना है, L2 ऊपर और L1 नीचे, 3:2। अगर यहां से करंट निकालेंगे तो I1 आ जाएगा 3/2 टाइम्स I2। इसमें पुट कर देते हैं I1 की वैल्यू। तो I1 प्लस I2 हमने निकाला था 15, 3/2 इंटू I2 प्लस I2 इक्वल्स टू 50। अगर आप यहां से एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा 5I2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 15। एलसीएम ले लोगे, ये आ गया अपने आप ही, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 5I2 इक्वल्स टू 30। पहले वाले करंट की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। और अगर दूसरे वाले करंट की वैल्यू निकालनी है तो आप यहां पे पुट कर दो, 15 माइनस 6 दैट इज 9 एम्पियर। यही निकाला था, फाइंड द करंट इन द 2 वायर्स। पहली वाली वायर में करंट जा रहा है 9 एम्पियर का, दूसरी वाली वायर में करंट जा रहा है 6 एम्पियर का। ठीक है। The figure shows the plot of current through a cross section of wire over the two different time intervals. Compare the charges that pass through the cross section during this time interval. कितने चार्जेस जो हैं वो पास कर रहे हैं और करंट और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं करंट और टाइम के बीच का ग्राफ बनाता हूं, ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो इसके अंदर का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकलेगा, ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब करंट इंटू में टाइम, और करंट इंटू टाइम क्या देता है, चार्ज। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ के अंदर का करंट और टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालूं तो दैट एरिया विल गिव चार्ज। ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना, इन दोनों ग्राफ के अंदर का एरिया निकालना है और इनकी रेशो लेनी है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए रेशो ही ली जाती है। ले पहला चार्ज Q1 क्या निकलेगा, इसके अंदर का एरिया दैट इज 1 इंटू में 2 कूलम, और ऐसे ही Q2 निकलेगा हाफ, क्योंकि वो ट्राइंगुलर शेप है तो हाफ इंटू बेस 2 यूनिट्स का है, और परपेंडिकुलर हाइट कितने यूनिट्स की है, परपेंडिकुलर हाइट कितने यूनिट्स की है, दिस इज 1.5 की लग रही है, 1.5 की लग रही है। तो Q2 आ जाएगा 1.5 कूलम। तो अगर हम दोनों की रेशो निकाल लेंगे तो इट इज 2/1.5, मतलब 4:3। रेशो क्या आई, Q1:Q2 की रेशो आ रही है 4:3, सॉरी 4:3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट इन ईच पार्ट ऑफ द सर्किट शोन बिलो, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और हर एक आर्म के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है हमने। तो इसके अंदर बच्चे किरचॉफ्स रूल तो हमें लगाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। एक काम करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ओ पी ए बी, तो इन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं क्यू और इसको लिख देते हैं आर। ठीक है। पहले हम ये वाला लूप यूज करते हैं, और एक और चीज, करंट बना भी देते हैं। लेट से इसमें से करंट कितना निकल रहा है, लेट से इसमें से करंट निकल रहा है, इसमें से करंट निकला आई, और वापस भी आई आना चाहिए। तो इस पॉइंट पे आके करंट जो है वो I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से भी I2 निकला, ये I1 और I2 इस पॉइंट पे आके मिलेंगे और दोबारा से करंट क्या बनाएंगे, I। तो एक और काम करते हैं, एक इक्वेशन तो हमें मिल गई, दैट I जो है वो I1 प्लस I2 है, और हमें टोटल करंट निकालना है, कैलकुलेट द करंट इन ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, सॉरी हर एक पार्ट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब I1 और I2 तीनों की वैल्यू निकालनी है हमने। तो पहले एक और काम करते हैं, हम इसके अंदर किरचॉफ्स रूल लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लूप क्या ले रहे हैं हम, इन लूप PABOP, PABOP, इस लूप में 2 इंटू I, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस 6 इंटू I1,
यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, -18 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 2i प्लस 6i1 इक्वल्स टू 18। ठीक है, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो i प्लस i1 इक्वल्स टू 9, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे वाले लूप को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, इच्छा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा, सारा आंसर विल रिमेन सेम, बाकी के सारे आंसर विल रिमेन सेम। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन लूप A-B-R-Q-A, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। 6 इंटू I1, यहां से 6 इंटू I1, क्योंकि अब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो -2 इंटू I2 प्लस 12 पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, -1 इंटू I2 इक्वल्स टू 0। -2I2 माइनस I2 is 6I1 माइनस 3I2 इक्वल्स टू -12, तो यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, विच इज 2I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 2, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -6। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। एक और काम कर सकते हैं, देखो दोनों इक्वेशन को सेम बनाने के लिए ना, यहां से मैं एक काम करता हूं, I2 की वैल्यू निकालता हूं, तो I2 आ जाएगा I माइनस I1, बड़ा सिंपल है, यहां पर पुट कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ I1 माइनस I माइनस I1 इक्वल्स टू -6, तो ट्वाइस ऑफ I1 माइनस I प्लस I1 इक्वल्स टू -6, माइनस I प्लस 3I1 इक्वल्स टू -6। इन दोनों इक्वेशंस को बच्चे देखो, ध्यान से देख लो पहले इक्वेशंस दोनों, किस तरीके से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो ये I से I जो है वो कट जाएगा, ठीक है, 1 + 2, तो I से I कट जाएगा, I1 + 3I1 इज 4I1 इक्वल्स टू 9 - 6 इज 3, तो I1 की वैल्यू आ गई 4, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3/4 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई 3/4 एम्पियर। अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, I प्लस I1 की वैल्यू पुट कर देंगे 3/4 इक्वल्स टू 9, माइनस कर देंगे तो I इक्वल्स टू 9 - 3/4, I की वैल्यू आ जाएगी 36 - 3 is 33/4 एम्पियर। और अगर हम इसमें पुट कर देंगे I माइनस I1 में, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 33/4 माइनस 3/4। I2 क्या था, I माइनस I1 विच इज 33/4 माइनस 3/4, विच विल बी 30/4, 15/2 एम्पियर, 15/2 एम्पियर। तो करंट इन ईच ब्रांच तो आ गया, I1 की वैल्यू भी आ गई, I की वैल्यू भी यहीं कहीं होगी, I की वैल्यू भी आ गई और I2 की वैल्यू भी आ गई, इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क आ गया। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन AB, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स AB वुड बी, करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 और रेजिस्टेंस कितनी है 6, I1 की वैल्यू 3/4 इंटू 6, ये जाएगा 2 पे 3 पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसका 9/2, मतलब 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। Two identical circular coils A and B, each of radius r, are lying perpendicular in perpendicular planes such that they have a common center. Perpendicular plane पे पढ़े हैं, such that they have common center. Calculate the magnitude and direction of magnetic field at the common center of the coils. अगर दोनों में करंट I और √3I फ्लो कर रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले इसके फिगर बनाते हैं। पहली कॉइल है जो कुछ इस तरीके से पड़ी है, और हम ये लेट कर रहे हैं कि अगर हम यहां से देख रहे हैं, जहां से मैं खड़ा हूं, यहां से देख रहे हैं, तो इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में हमें कहां से दिखेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से हमें दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट एक और चीज याद रखना बच्चे, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लाई करेगी, सेंटर से
उस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। और लेट कर लेते हैं इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था। ऐसे ही अगर हम दूसरी कॉइल बनाएंगे जिसका प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है, आई होप सही बने, तो ये कुछ ऐसी बनेगी, नहीं तो ये कुछ ऐसी बनेगी, नहीं तो ये कुछ ऐसी बनेगी, चलो ऐसी रख देते हैं। ठीक है, दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला प्लेन पहली वाली कॉइल का है और ये प्लेन दूसरी वाली कॉइल का, तो दोनों के प्लेन्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है। अब इसमें क्लॉकवाइज, अगर हम यहां से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम यहां से देखेंगे राइट हैंड थंब रूल, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां जाए? ऊपर की तरफ। और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था? √3I। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड B2 ले ली। B1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका फॉर्मूला होता है μ0I/2R। तो पहले वाले में कितना करंट फ्लो कर रहा था? B1 येलो वाला, μ0I में ट्वाइस ऑफ रेडियस, दोनों का रेडियस भी सेम। दूसरे वाले में कितना करंट फ्लो कर रहा था? μ0√3I में ट्वाइस ऑफ रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? B2 इक्वल्स टू √3 टाइम्स B1। B2 इक्वल्स टू √3 टाइम्स B1। ठीक है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब देखो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हो तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से मिलेगी। B जो है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दोगे, cos 90 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो B आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी, B1 का स्क्वायर प्लस √3 B1 का स्क्वायर। इट विल बी 4 B1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, B1 का स्क्वायर रूट B1 हो जाएगा, तो B1 का स्क्वायर रूट B1 हो जाएगा। B1 की वैल्यू पुट करोगे तो ट्वाइस ऑफ μ0I में 2R, 2 से 2 गया, B की वैल्यू आ गई μ0I में R। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए मुझे ये वाला थीटा निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? tan थीटा यूज कर लो। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर, ये भी B2 हो जाएगा, अपॉन में बेस, यहां से बच्चे B2 अपॉन B1 की वैल्यू निकालो। B2 अपॉन B1 की वैल्यू है √3, पुट कर दो वहां पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। कितने एंगल पे है? 60 डिग्री के एंगल पे। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेल्स ऑफ आइडेंटिकल ईएमएफ। 4 सेल का ग्राफ दिया हुआ है। बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, एक सेल में कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस आर ईएमएफ ई कनेक्टेड इन सीरीज। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विद द करंट आउटपुट। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल? देखो, 4 सेल का ईएमएफ कितना निकल रहा है? यहां पर ई की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम, दैट इज द ईएमएफ। जब करंट 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ईएमएफ। तो 4 सेल्स का ईएमएफ है कितना है? 5.6 वोल्ट। 4 सेल्स का ईएमएफ है 5.6 वोल्ट। तो एक सेल का ईएमएफ कितना होगा? 5.6 डिवाइडेड बाय 4, तो इट विल बी 1.4 वोल्ट। एक सेल का ईएमएफ कितना आया? 1.4 वोल्ट। ऑल्सो कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो, सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं, V इक्वल्स टू E माइनस IR। ठीक है, अब I क्या पुट करें और V क्या पुट करें, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो एक काम करते हैं, ये डॉटेड लाइन को देखते हैं। करंट कितना है? 1 एम्पियर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2.8 वोल्ट। लेकिन किसका? 4 सेल्स का। तो EMF भी क्या पुट करेंगे? 4 सेल्स का EMF 5.6 वोल्ट।
तो 2.8 इक्वल्स टू 5.6 माइनस करंट कितना है 1 इंटू में आर, तो आर इधर आके प्लस हो जाएगा 5.6 माइनस 2.8, इट इज 2.8 ओम। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया 2.8 ओम। नेक्स्ट कह रहे हैं फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल्स डज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर इन द सर्किट, कितना करंट हो ताकि पावर डिसिपेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, यहां पर एक कंडीशन आपने याद रखनी है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम के हिसाब से पावर कब मैक्सिमम होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो जाए। ये कंडीशन है मैक्सिमम पावर की। तो इस केस में मैक्सिमम करंट कितना आएगा E अपॉन में R प्लस आर, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा E, जब एक्सटर्नल और इंटरनल इक्वल हो जाएंगे तो आ जाएगा 2I ऑफ R। तो I इक्वल्स टू EMF की वैल्यू पुट कर देते हैं 5.6 अपॉन में ट्वाइस ऑफ 2.8, तो इट विल बी करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। अच्छा, एक और चीज, मैक्सिमम पावर कितनी होगी इस पे E स्क्वायर अपॉन में 4R, ये चीज भी याद रखना। कैसे आया फॉर्मूला, मैक्सिमम पावर का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं I स्क्वायर R। जब I की वैल्यू पुट कर दोगे, I की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, अपने भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आगे इन अ चेंबर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बच्चे वैल्यू दी हुई है 8 गॉस जो है वो CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? टेस्ला, 10 की पावर -4 टेस्ला। एन इलेक्ट्रॉन विद द स्पीड ऑफ 4 into 10 raised power 6 मीटर पर सेकेंड। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बच्चे डिपेंड करता है कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ देते हैं। ठीक है, जिसे मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करा, तो हमें इतना तो पता है कि वो सर्कुलर पाथ लेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये है, लेट्स से सेंटर जो है वो इसका राइट साइड ले रहे हैं, ये सेंटर है और ये इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका सेंटर राइट साइड ले रहे हैं तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लगेगी? अंदर की तरफ। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगेगी, सॉरी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर जा रही है? वो भी अंदर की तरफ लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो इसका कौन सा पाथ होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि किस तरफ हम सेंटर या किस तरफ इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ हो जाएगी। ये जरूर याद रखना। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बच्चे एक लाइन लिखनी है कि पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द centripetal force, direction of centripetal force. So if the direction of centripetal force is so taken that the centripetal force is in this direction towards the right hand side of the electron, ठीक है, तो path of the electron would be clockwise. path of the electron क्या हो जाएगा? clockwise direction है। frequency of revolution निकालनी है। frequency of revolution का फॉर्मूला होता है QB अपॉन में 2 पाई m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो सीधा वैल्यू निकाल लो 1.6 into 10 की पावर -19। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 8 into 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 into 3.14 इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 की पावर -31 kg। ये वैल्यू निकाल देना, कैलकुलेट करोगे अपने आप फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कौन सी यूनिट में? हर्ट्ज में। ठीक है,
नेक्स्ट, व्हाट चेंज इन द टाइम पीरियड इज ऑब्जर्व्ड इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड। देखो टाइम पीरियड जो है बच्चे रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर ये यूज करा है तो टाइम पीरियड का हो जाएगा 2πm अपॉन में QB। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी वेलोसिटी का नामो निशान नहीं है, तो इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते भी हो तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। होगा क्या, देखो असल में क्या होता है, R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है mv अपॉन में QB। यह वेलोसिटी निकालोगे तो इट इज BQR अपॉन में m। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हो तो रेडियस अपने आप ही बढ़ जाएगा उसका, ताकि टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। बड़े रेडियस के सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमना शुरू कर देगा ताकि उसका टाइम पीरियड सेम रहे, एज इट इज रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स X एंड Y हैव द सेम रेजिस्टिविटी। दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेशो हमें दी हुई है, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेशो हमें दी हुई है 2:3, और लेंथ की भी रेशो हमें दी हुई है 1:2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेशो दी हुई है 2:3, लेंथ की रेशो दी हुई है 1:2। दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू अ डीसी सोर्स। ठीक है, पहले इनको सीरीज में कनेक्ट करा गया, दूसरा इनको पैरेलल में कनेक्ट करा गया टू सम डीसी सोर्स, हमें नहीं पता। फाइंड आउट द रेशो ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स ऑफ द टू केसेस। देखो जब इन वायर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड रेशो निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट वुड बी सेम। इन सीरीज हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I इक्वल्स टू ANE VD। तो फॉर वायर X IX हो जाएगा AX NE VDX। ठीक है, और दूसरा Y वाले वायर में हो जाएगा AY NE VDY। ये X वाली वायर में करंट और ये Y वाली वायर में करंट, बट इनको सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करता है। दैट मीन्स हम ये ले सकते हैं कि IX जो है वो IY के बराबर होगा। तो हम यहां पे पुट कर सकते हैं AX NE VDX। VDX ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन X वाली वायर इक्वल्स टू AY NE VDY। NE से NE गया तो VDX अपॉन में VDY, इसको इधर ले आएंगे तो ये इधर चले जाएगा, AY अपॉन में AX। ठीक है, तो ये रेशो आ गई, AX अपॉन में AY 2:3 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। रेशो कितनी आ गई सीरीज वाले में 3:2। ठीक है, बट अब अगर हम पैरेलल वायर के बारे में डिस्कस करें ना, अगर हम पैरेलल वायर के बारे में डिस्कस करें तो थोड़े से चेंजेस आएंगे, क्योंकि पैरेलल में करंट जो है वो सेम नहीं रहता। पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता। ठीक है, तो करंट में भी चेंजेस देखने पड़ेंगे और रेजिस्टेंसेस में भी चेंजेस देखने पड़ेंगे, फिर दोनों को इकट्ठे हम कंसिडर करेंगे। करें, देखो जी, रेजिस्टेंस की रेशो होती है, अगर मैं X वाली वायर की लूं तो रो LX अपॉन में AX, और ऐसे ही Y वाली वायर के लिए देखें तो रो, क्योंकि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम दी है तो मैं रो X और रो Y नहीं लिख रहा, LY अपॉन में AY। अगर आप दोनों की रेशो लोगे तो RX अपॉन में RY, रो से रो गया, अपॉन में LY अपॉन में AY। तो रेजिस्टेंसेस की रेशो आ गई LX अपॉन में AX इंटू में AY अपॉन में LY। अगर हम रेजिस्टेंसेस के बच्चा रेशो निकाले ना तो देखो क्या होगा, सीधा वैल्यू पुट कर दो, LX अपॉन में LY कितनी थी रेशो 1:2, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई AX अपॉन में AY आया था, सॉरी
ax अपॉन में ay आया था 2:3, तो ay अपॉन में ax उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। तो रेजिस्टेंसेस के रेशियो आ गई 3:4, लेकिन करंट और रेजिस्टेंसेस इनवर्स रिलेशन में होते हैं, मतलब Rx अपॉन में Ry किसके इक्वल हो जाएगा, Iy अपॉन में Ix के। तो इट इज 4:3। रेजिस्टेंस और करंट इनवर्स रिलेशन में होते हैं। अब करंट की रेशियो आ गई, लेकिन अब Ix जो है वो हो जाएगा Ax Ne VDX, क्योंकि हमें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन निकालना है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है, वहां से सीधा निकालो। और Iy इक्वल्स टू Ay Ne VDY, ले लो रेशियो। Ne से Ne कट जाएगा, सीधा मैं लिख रहा हूं VDX अपॉन में VDY। इनको इधर ले जाओ तो Ix अपॉन में Iy इंटू में Ay अपॉन में Ax इक्वल्स टू VDX अपॉन में VDY। ठीक है, करंट की रेशियो आई है Ax अपॉन में Ay, उल्टा ये Ay अपॉन Iy अपॉन Ix है 4:3, तो रेसिप्रोकल Ix अपॉन में Iy क्या होगा 3/4 मल्टीप्लाई Ay अपॉन में Ax। एरियाज की रेशियो दी हुई है 2:3, तो यहां पर हो जाएगा 3:2। तो ये रेशियो आ गई 9:8। यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो क्या आई 9:8। ठीक है, नेक्स्ट चलो खत्म बच्चे क्वेश्चन आज के। ये 4 चैप्टर्स के 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। कुछ इस तरीके के, कुछ इस कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा।